नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई इंदोनाक वाक़या पेश आया कसूर के नवाई गांव सत्तोकी में, जहां गैरत के नाम पर एक शख्स शमशाद ने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को 2 रिश्तेदारों समेत कत्ल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैरत के नाम पर कत्ल सिर्फ मर्द क्यों करते हैं, गैरत सिर्फ औरतों के अंदर क्यों नहीं जागती। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले केसेस में से कितने केसेस ऐसे हैं जिनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया हो, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर डेटरेंस क्रिएट हो और लोग एक कत्ल करने से पहले 100 मरतबा सोचें कि अगर हमने गैरत के नाम पर या किसी भी वजह से कत्ल किया तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम आदादो शुमार की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो पिछले साल पूरे सूबा पंजाब में गैरत के नाम पर जो कत्ल के केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद 237 थी और रवां साल अब तक 107 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। याद रहे कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो ओरिजिनल अकर्ड केसेस का 1 से 2% भी नहीं होते। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर रियासत ऐसे में क्या कर रही है। अगर एक मर्द को किसी भी बात पर इश्तियाल आता है, अगर वो किसी खातून को किसी दूसरे मर्द के साथ हंसकर बात करता भी देख लेता है तो उनकी गैरत जाग जाती है। आखिर औरत को एक कमोडिटी क्यों तसव्वुर किया जाता है, उसे एक जिन्स क्यों गर्दाना जाता है, उसे एक मुकम्मल इंसान क्यों नहीं समझा जाता जो एक मर्द की तरह इंसान होने के साथ साथ अपने जज्बात, अपने महसूसात रखती है और अपनी मर्जी से भी फैसले कर सकती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मारूफ माहिर कानून मोहतरम मिकदाद नकवी मौजूद हैं। मिकदाद, ये कोई पहला केस नहीं है, पहला वाकया नहीं है जिसमें इस तरह से गैरत के नाम पर कत्ल किया गया हो। क्या राय है आपकी? बिल्कुल अवैस भाई, ये हमारे माशरे का एक अलमिया बनता जा रहा है कि एक साइड पर अगर देखा जाए तो अव्वल तो ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते, मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कि इन केसेस को में जो कल्प्रेट है वो कटहरे तक ही ना पहुंच पाए। मोस्टली हम सब जानते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर जो अक्यूज़ होता है हमेशा वो अपना रिश्तेदार होता है, अपना रिलेटिव होता है। इस केस में भी जैसे कि उसके अपने घर वाले हैं, तो उसमें ये लोग शामिल होते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि इसको घर के अंदर ही रहने दिया जाए, बाहर निकलने ना दिया जाए। और अगर लकीली वो केस रिपोर्ट हो जाता है, पुलिस तक पहुँच जाता है, तो फिर हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, वो उसमें इस किस्म के लूप होल्स हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है वो कन्विक्शन नहीं हो पाती और कन्विक्शन रेट इसी वजह से बहुत कम है, खुसूसन ख़वातीन के जो केसेस हैं उनके मुतालिक। बल्कि आज भी एक स्टेटमेंट थी हमारी फेडरल मिनिस्टर की कि 1% तक जो है वो रेशो होती है। क्या कानून किसी किस्म की सिंपैथी रखता है उन लोगों के लिए जो गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं? मिकदाद, अव्वल तो ऐसी सिंपैथी मौजूद नहीं है ओपनली, लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है इस किस्म के लूप होल्स उसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से बेनिफिट जो जाता है वो हमेशा कल्प्रेट को जाता है। अदरवाइज़ तो किसी किस्म की रायत उसकी सज़ा में भी देने की नहीं बात की गई कि अगर वो जो है किसी किस्म की रिमिशन मिलती है उसको प्रेसिडेंट की तरफ से, गवर्नर की तरफ से, तो इन केसेस के अंदर वो रिमिशन का फ़ायदा जो है वो उस कल्प्रेट को भी नहीं मिल, उस अक्यूज को या उस कन्विक्टेड को भी नहीं मिल सकता। मैं उन लूप होल्स पर आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे साथ इन द मीन वाइल मोहतरमा फातिमा चद्दड़ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फातिमा, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया गया है कसूर के नवाई गांव सत्तोकी में, जहां एक शख्स ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को, अपनी बेटी को 2 रिश्तेदारों समेत कत्ल कर दिया, आप क्या समझती हैं कि आखिर गैरत के नाम पर सिर्फ मर्द ही क्यों कत्ल करते हैं? क्या खवातीन खुदा ना खास्ता इस जज्बे से महरूम होती हैं? क्या ये गैरत जो है ये एक मर्द जात की जानिब से पोजेशन नहीं है औरतों का, और औरतों को इंसान की जगह एक कमोडिटी तस्वुर किया जाता है? फातिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एज यूजुअल आपका प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा इंफॉर्मेटिव भी होता है और उसमें बहुत कुछ ना सिर्फ हम एक दूसरे से सीखते हैं बल्कि बताते भी हैं कि हमारी सोसाइटी में जो खवातीन के केसेस हैं जिनमें ऑनर किलिंग है वो किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है डे फर्स्ट से जब एक औरत का इस तरह से कत्ल होता है, और किस तरह से वो पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हमारे जुडिशल
डिपार्टमेंट तक, हमारे इदारों तक किस तरह से, जैसे मिकदाद ने बताया कि किस तरह से लूप होल्स हैं और किस तरह से उन केस को हैंडल किया जाता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि कंदील बलोच का जो केस था, आपने देखा कि किस तरह से एक भाई ने अपनी बहन का ब्रूटैलिटी से मर्डर किया, बाप ने माफ कर दिया और बाप ने माफ कर दिया। देखिए यहाँ पे हम ये हमेशा हम कहते हैं कि इदारे हमारे, ये जो ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं इनमें यूजुअली ये होता है कि जो कल्प्रेट होता है वो फैमिली मेंबर होता है, वो भाई होता है या बाप होता है या बहनोई होता है या हस्बैंड होता है। तो वो हमेशा घर वाले ओ ते जो होना सी हो गया है, हुण तुसी है कि इनू भी तुसी फांसी चढ़ाओगे। तो घर के जो मामलात होते हैं उसको इस तरह से लोग बरादरी पढ़ के बैठ के, चार बड़े बैठ के, और पुलिस वाले ही खुद उनको मशवरे दे रहे होते हैं, ये आपका फैमिली मैटर है, आप इसको। तो जब तक हम, लेकिन हम किसी जंगल में तो नहीं रहते ना फातिमा चद्दर, हम किसी कबीले में भी नहीं रहते, हम दरियाए रावी के किनारे किसी 4000 साल पुरानी बस्ती में भी नहीं रहते। हम एक बाकायदा रियासत में रहते हैं जहां पर कोई कानून है, कोई आइन है, कोई पुलिस है, कोई रियासत है, कोई सजा है, कोई जेल है, कोई अदालत है, कोई जज है। देखें, सबसे पहले तो इस तरह के जो केसेस होते हैं हम यही अब असेंबली में लेके जा रहे हैं। बीइंग अ चेयरपर्सन, मैंने जितने भी केसेस इस तरह के देखे हैं अभी तक पूरे पाकिस्तान में, जितने भी केसेस होते हैं, उनकी मदयत है वो किसी अपने फैमिली मेंबर के पास होती है। वो ना सिर्फ फैमिली के अंदर से प्रेशराइज होता है, बल्कि वो कहते हैं जी गैरत दे नाते कत्ल किया है, हम बड़ा कारनामा हो गया है। ठीक है, इस तरह के केसेस की जो मैं हमेशा ये कहती हूँ, और बड़ी बड़ी सही बात की है फातिमा आपने। मैं इस पर मिकदाद से भी बात करूंगा कि जो गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं उसमें ऐसे जो कातिल होते हैं, फैमिली की बजाय आपकी रियासत के पास होनी चाहिए। रियासत इसको डिसाइड करे कि देखे फीमेल एक मरी, आकर उसकी डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ है, वो इंसान है, ये कोई मतलब मंडी थोड़ी है कि कोई बंदा किसी को इस तरह मार के चला जाए। नहीं फातिमा, ये जो इस तरह के कत्ल होते हैं गैरत के नाम पर, उसमें अक्सर जो कातिल होते हैं खुद थाने जाकर गिरफ्तारी भी दे देते हैं, और इन कातिलों की आंख में किसी किस्म की शर्म नहीं होती, कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने, जी हाँ, ये माइंडसेट जो है ये तो लेजिस्लेशन से तब्दील नहीं किया जा सकता ना फातिमा चद्दर। देखें, ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि बाप जो है वो अपने बेटे को अप्रिशिएट कर रहा होता है कि आपने फख्र से हमारा सर ऊंचा कर दिया, आपने अपनी बहन या बीवी को जो अच्छी नहीं थी, जिसके करैक्टर में खुदा न खास्ता कोई झोल था, तो आपने बड़ा कारनामा। ये तो फातिमा मुआवनत कत्ल है जी। लेकिन ये कि यहाँ पे हमारे फिर ये आ जाता है कि फैमिली जब आप बैठ के खुद डिसाइड कर लेती है और वो एक अदालत में बयान दे देते हैं या पुलिस में ही आके कह देते हैं जी हमने मुकदमा, बहुत से केसेस में मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। तो हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, आज मैं असेंबली में इस चीज को लेके जा रही हूँ कि जो इस तरह के मर्डर होते हैं उनकी जो मदयत है वो रियासत के पास होनी चाहिए। नहीं फातिमा, आप वाकई ये मामला असेंबली में टेकअप करने जा रही हैं? जी इंशाल्लाह, मैं इसको लेकर। फातिमा मेरे साथ ही रहिएगा, बहुत ही अहम गुफ्तगू हो रही है। मिकदाद, इससे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि बहुत सारे लूप होल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल हैं उसमें जो मुल्जिम हैं वो फांसी के कटहरे तक नहीं पहुंच सकते। आप एक लॉयर हैं, जरा उन लूप होल्स को बताइएगा और ये भी कहिएगा कि उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है ब्रीफली। बिल्कुल, असल में जैसे भी मैडम फातिमा ने भी जो बात की है कि हमारे यहाँ सिंपथीज उस बंदे के साथ मौजूद होती हैं जो गैरत के नाम पे कत्ल करता है। तो ये सिंपथीज कोर्ट तक भी आती हैं और अब तक की बहुत सी जजमेंट्स ऐसी आई जिसमें इस चीज़ को इस तरह से लिया गया कि ये सडन प्रोवोकेशन थी, ये अचानक हुआ, उस हालत में उसको देखा तो जो वो अपने जोश को कंट्रोल ना कर सका, अपने जज्बात पे काबू ना रख सका। तो हमेशा से सडन प्रोवोकेशन के ऊपर डेथ सेंटेंस नहीं होती। बिल्कुल, अभी तक उसको रिलीफ दे दिया जाता था कि उसको लेसर पनिशमेंट की तरफ लेकर चले जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट आई थी मोहम्मद अब्बास वर्सेस स्टेट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा मुल्ज़िम किसी भी रिलीफ का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं है जो इस किस्म का इंसिडेंट करता है। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि ये रियलाइजेशन हमारी कोर्ट्स में आ रही है। आपकी लॉ प्रैक्टिस के दौरान किसी गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले मुल्ज़िम को सजाए मौत हुई है? जी बिल्कुल, सजाए मौत होती है। फिर सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं समटाइम्स उनको रिलीफ दे देती हैं। उसके ऊपर अमल हुआ है, अमल दरामद हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है कोई शख्स?
एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियसली अभी तक मेरे देखने में नहीं आई, क्योंकि कम से कम मेरे नज़र में भी ऐसी कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। मैं वापस आपके पास आऊँगा। बहुत अच्छा आज एक पेंडोरा बॉक्स खुला है इश्यूज़ का, इससे मुतालिक जो ऑनर किलिंग है ख़ासतौर पर एक बहुत ही भयानक इशू है, बहुत हीनियस क्राइम है। डॉक्टर अस्मा बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ समाजी कारकुन हैं। डॉक्टर अस्मा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आखिर ये ऐसी कौन सी गैरत होती है जिसमें आकर सिर्फ मर्द ही औरत को कत्ल करता है, औरत मर्द को कत्ल नहीं करती? और ये भी बताइएगा कि इन इंसिडेंट्स के ऊपर कैसे काबू पाया जाए? डॉक्टर अस्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके टेलीविजन की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ मुझे मौका दिया। आपके सवाल ये है कि सिर्फ औरत ही क्यों कत्ल करती है, इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? सोशल और रिलीजियस, इसके बहुत सारे मिल के एस्पेक्ट्स बन रहे होते हैं। लाइक मजहब के नाम के ऊपर ये किसी से फोन पे बात कर रही थी, ये फेसबुक पर थी, ये उसके ऊपर बिला वजह की अपनी मर्जी, जिसको कहते हैं ना हमेशा डोमिनेशन जिसको कहते हैं, वो अपनी थोपने की कोशिश की जाती है। आखिर वो भी इंसान है और हो सकता है कि आपने मामले की ना तहकीक की है, ना आपको पता है कि मामलात क्या थे, और आपने उसको बिला वजह सजा भी दी है। यानी जज भी आप खुद ही बन गए, सजा भी आपने खुद ही दे दी। किस वजह से? नहीं डॉक्टर अस्मा, एक भाई को क्या इख्तियार होता है कि वो बहन के मामलात के अंदर मुदाखलत करे? क्या जो बहन होती है वो कोई बाजगुजार होती है? क्या वो कोई इंसान नहीं होती? क्या वो अपनी जिंदगी में अपनी पसंद नापसंद से कोई फैसला नहीं कर सकती? क्या पसंद की शादी करना या इस सारे मामले के अंदर कोई शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत है? डॉक्टर अस्मा देखिए, शरीयत तो मर्द को और औरत दोनों को इजाजत देती है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। ये आप सूरह निसा की आयत 3, 4 के अंदर यही मजमून बांधा गया है कि जो औरतें तुम्हें पसंद है उनसे निकाह कर लो। कुरान करीम जब मुज़क्कर जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली मुअन्नस उसमें शामिल होती है। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आप कह देंगे कि मेरे 4 बच्चे हैं। अगर मैं कहूँ आपकी कितनी बच्चियां हैं, तो आप कहेंगे मेरे 2 बेटियां हैं। तो जब मुज़क्कर का सीगा बोला जा रहा होता है तो ऑटोमेटिकली मुअन्नस उसमें शामिल होती है। तो ये नहीं कहीं कहा, ये कहा है कि जो औरतें तुम्हें पसंद है उनसे निकाह कर लो। रेसिप्रोकली औरत बहुत ही खूबसूरत नुक्ता आपने उठाया है। पाकिस्तान एक मजहबी सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है। सबसे ज्यादा सदकात और खैरात यहाँ पर होते हैं, उम्रे के जहाज यहाँ से जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग है वो इबादत का, वज़ाइफ का, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में बाकायदा वहाँ पर इबादत का इंतज़ाम किया जाता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर जो गैरत के नाम पर कत्ल है उसे एक बुराई नहीं समझा जाता, बल्कि लोग उस पर फख्र करते हैं। डॉक्टर अस्मा, इसकी क्या वजह है? ये कोई मॉरल डायकोटमी है क्या? जी, ये हमारा देखें रिलीजियस इन्फ्लुएंस और हमारा जो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से, और अपने आप को समझते हैं कि जी वी आर द अथॉरिटी और ये दूसरा बंदा शायद हमारा गुलाम है, और जिस वजह से हम इस तरह का ये काम करते हैं। इनकी तरबियत सर होनी चाहिए, इदारों में तरबियत होनी चाहिए। हमारे अगर आप जैसे मजहबी त्यौहार कह रहे हैं कि हो रहे हैं, मसाजिद के अंदर इस बात को बताना चाहिए। और पसंद की शादी के ऊपर तो ये कोई डाउट ही नहीं है। आपने एक नहीं, आपको हजारों ऐसे मिसालें मिलेंगी कि पसंद की शादी पसंद की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी की लड़की की, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर अस्मा, बड़ी जबरदस्त बात कर रही हैं आप, खासतौर पर रिलीजियस एंगल से। ये बताइएगा कि अगर कोई भाई, जैसा कि अभी यहाँ पर इससे पहले बात भी कर रही थी फातिमा चद्दर, जो कंदील बलोच का केस हुआ था 2016 जुलाई के अंदर, जहां पर कंदील बलोच को उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, बाप ने माफ कर दिया। तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो सवाल उठाता है कि ये जो माफी है क्या ये दुरुस्त है? इससे क्या कातिल की हौसला अफजाई नहीं होती? क्या इससे जुर्म को फरोग नहीं मिलता? डॉक्टर अस्मा बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, किसास जो है ना, किसास अब वो तो हर सूरत में इससे लिया जाए। अब इस्लाम तो किसी
को ना हक कत्ल करने, किसी जानवर को भी ना हक कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। इंसान तो किसी गैर मुस्लिम को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। ये ऐसा मजहब है कि अगर आप पानी दरिया के किनारे बैठे तो ज्यादा पानी मत बहाएं आप, तो खून बहाने की कैसे इजाजत दे सकता है इस्लाम? तो फिर इस सारे मसले का हल क्या है डॉक्टर अस्मा? इसकी तरबियत की सर कमी है, इसमें हमारे सोशल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हैं। रिलीजन को हमें जिस तरह प्रिटेंड लोग करते हैं रिलीजन दिखाया गया है, उस तरह रिलीजन है नहीं, वो चीजें है नहीं। इस्लाम तो हमसे अजनबी है अब तक। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आज हमारे पैनलिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं। फातिमा चद्दड़, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फातिमा, हमने अक्सर देखा है कि अगर 15 साल की बहन ने एकेडमी जाना हो तो उसके साल 8 साल के भाई को भेजा जाता है कि जाओ बहन को एकेडमी छोड़ के आओ। ये जो माइंड सेट है कि हम औरतों को हर सूरत मर्दों का डिपेंडेंट रखते हैं, चाहे वो उनसे उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, और यही जब भाई थोड़े से मजीद बड़े होते हैं तो वो उनकी पसंद नापसंद हर चीज के जो मुहाफिज बन जाते हैं। तो आप समझती हैं कि ये कोई काबिल फख्र रिवायात है या औरतों को मजीद एम्पावर करने की जरूरत है, वो अपने अंदर मुकम्मल इंसान है? फातिमा देखिए, सबसे पहले तो जैसे मेरी बहन ने कहा, तरबियत की बहुत जरूरत है, ज़हन साजी की जरूरत है। देखिए, इदारे बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, ये बाद में सारा कुछ आता है। जैसे आपने बात की कि एक 8 साल का जो भाई है, ठीक है, उसका माइंड कौन बना रहा है? उसकी माँ और बाप के। आपकी बहन के साथ, बहन 14 साल की है या 12 साल की है, लेकिन तुम 8 साल की हो, तुम्हारे साथ जाने से उसका तहफ्फुज होगा। भाई वो बड़ी है, वो नहीं अपना तहफ्फुज कर सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब एक भाई या बाप एक औरत को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद समझेगा, वो ये समझेगा कि मैं इसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मलकियत है। ये आपने देखा कि पिछले साल, शायद आपको याद होगा, कि यहाँ पे लाहौर में, ये राजगढ़ साइड के दमोरिया पुल के पास एक बच्ची का मर्डर हुआ था, उसके भाई ने किया था, आपको शायद याद हो। वो इस वजह से किया था कि उसने अपने चचाजाद बेटे, अपने कजन के साथ कहा कि मैंने इससे शादी करनी है, और उसकी वजह से उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया। उसकी माँ को भी मारने की कोशिश की, माँ बच गई, लेकिन बेटी का मर्डर हो गया। ठीक है, देखिए, ये एक माइंडसेट हमने घर से बनाया, और बाप उसके साथ मिला हुआ था, उस लड़के के साथ उसका बाप मिला हुआ था। बाप ने बेटे को मिलके उन्होंने उसको मारा। अब बात ये है कि हमारा ये, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदुओं के साथ रह के जहां हमने बहुत कुछ सीखा, वहां पे हमने ये भी सीखा कि औरत हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पांव की जूती है, उसको एम्पावर नहीं करना, उसको हमने हमेशा डिपेंडेंट रखना है। और वायलेंस भी खवातीन के ऊपर इसी वजह से होता है। आप घरों में देखें, खर्चा नहीं देना, बिला वजह उनको टीज करना, ये एक इमोशनल वायलेंस है। फिर ये यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उनका मर्डर आप कर देते हैं ऑनर किलिंग के नाम पे, गैरत के नाम पे। आप देखें कि एक बेटी अगर फेसबुक यूज कर रही है, उसका भाई उसे मार देता है, ये किसी से बात कर रही है, और वो भाई खुद किसी और की बहन के साथ फेसबुक पे बात कर रहा होता है। वही भाई सारी रात दूसरों की बहनों से बात कर रहे हैं, उसको तो कोई नहीं मारता। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर से शुरू होती है। जब तक ये नहीं होगी, ज़हन साजी नहीं होगी, जब तक एक माइंड में हम ये बात नहीं डालेंगे कि औरत और मर्द के इक्वल राइट। अच्छा, फातिमा चद्दड़ ने और डॉक्टर अस्मा बुखारी ने दोनों ने मिकदाद एक ही बात की है कि जहन साजी होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। अब ये जहन साजी और तरबियत कौन करेगा? ये ना माँ बाप कर रहे हैं, ना सोसाइटी कर रही है, ना मस्जिद कर रही है, ना मकतब कर रहा है, ना मेंबर कर रहा है, ना कॉलेज कर रहा है, ना यूनिवर्सिटी कर रही है, ना मीडिया कर रहा है। तो मिकदाद, ये जहन साजी क्या आपको और मुझे, हर शख्स को अपनी खुद करनी पड़ेगी? बिल्कुल अवैस भाई, जो ज़रूरत है ज़हन साजी की, बेसिकली रियासत का एजेंडा ही तय करता है कि माशरे को किस तरफ लेकर जाना है। हम अपने जो रियासत की पॉलिसीज़ हैं, अगर उनको देखें, ये नहीं है कि कवानीन नहीं बनते। आप देखें, कवानीन मौजूद हैं वनी को डील करने के लिए, सवारा को, कुरान से शादी को, एंटी वेमन प्रैक्टिसेस पर लॉज आ रहे हैं, लेकिन अगर लॉ
उसकी रिट नहीं है मौजूद, उस पर इन्फोर्समेंट नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रही, उसके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, तो ऑब्वियसली सोसाइटी उस तरफ ही जाएगी जिस तरफ वो जाना चाहती है, जिस तरफ उनका दिल करेगा उस तरफ जाएगी। जिस चीज़ को ज़्यादा हम पिदरशाही निज़ाम चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है पेनिट्रेट कर चुका है। और वो मेरा ख्याल है फातिमा चद्दर ने थोड़ी सी जज्बात में बात कर दी, हिंदुओं के साथ रह कर नहीं, हमारे हर मुआशरे के अंदर ये रस्में मौजूद हैं जो कि आप वेस्ट में भी आप चले जाएँ तो वहाँ पर भी औरत और समटाइम बच्चों को भी अब प्रॉपर्टी समझा जाता है। वहाँ पर 50 साल रहने के बावजूद भी वहाँ से लोग जो शादी करने के लिए स्पेशली यहाँ पर लेकर आते हैं, जो वेस्ट में लोग एक बात बताइएगा कि बहुत सारे केसेस में जो गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला बाप होता है या भाई होता है, वो टोके से, कुल्हाड़ी से, पिस्तौल से कत्ल करता है और उसके बाद बहुत इत्मीनान से हाथ धोता है और उसके बाद वो आला कत्ल लेकर थाने में जाता है, मेज पर रखता है और गिरफ्तारी दे देता है। इतना क्लियर कट किस्म का वो जुर्म होता है, इकबाल जुर्म भी मौजूद होता है, उसके बावजूद उसे सजा नहीं होती, क्यों? अब उसमें बेसिकली सज़ा तो होती है, लेकिन अदम शवाहद की बिना पर बाद में जब प्रोसिक्यूशन उसको केस को साबित नहीं कर पाती तो फिर उसको इकबाल जुर्म कर रहा है, वो आला कत्ल लेकर खुद थाने में आ गया है। जब पुलिस के सामने तो एडमिट कर लेता है, उसका एडमिशन आ जाता है, उसका कन्फेशन आ जाता है, लेकिन जब कोर्ट के अंदर केस चलता है तो वहाँ पर शहादतें देनी होती हैं, वहाँ पर जो सा है वो एविडेंस ने के जरिए से प्रूव करना होता है। एविडेंस जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया जाता है, जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसको जो है पुलिस की मिली भगत से हो रहा होता है ना, प्रोसिक्यूशन की मिली भगत से हो रहा होता है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना रोल प्ले करे तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी क्या दिलचस्पी होती है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला बच जाए? ऑब्वियसली उसमें जो सा वो एक तो पैसे का भी अमल दखल होता है, उसके लिए जो दिलचस्पी का सामान उस तरह से मौजूद नहीं होता एक प्रोसिक्यूटर के लिए या एक पुलिस वाले के लिए कि वो उनके इंटरनल फैमिली मैटर के अंदर जो सा वो मेहनत करे या उस केस को, उस फाइल को उस तरीके से तैयार करे कि उसको सजा या मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। तो ये लूप होल्स ऑलरेडी मौजूद है जिनकी का फायदा जो है वो कल्प्रेट को मिलता है। इसके लिए बहुत सी कानून साजी की। 2016 में जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया उसके अंदर कोशिश यही की गई थी कि अगर इसमें कंपाउंडेबिलिटी का आंसर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, किसी किस्म की जो है वो राजीनामा ना हो, किसी किस्म का माफीनामा ना हो, इसके बावजूद कि रियासत जो है कॉग्निजेंस ले मैटर की और उसको सजा इंश्योर करे, किसी किस्म का उसको रिलीफ ना दिया जाए, उसकी रिमिशन ना की जाए, सजा में तखफीफ ना की जाए, ये सारी की सारी चीज़ें लॉ में मौजूद होने के बावजूद आज भी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है और लोगों को जो इस किस्म का अभी तक डर नहीं पैदा हुआ। अस्मा बुखारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, हमने बचपन से ये लफ्ज़ सुना है, अखबारों के अंदर पढ़ा है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा है कि जी भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया, शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। डॉक्टर अस्मा, ज़रा लोगों की सहूलत के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि हम गैरत को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? ये गैरत होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है? देखिए, हमारा जो माशरा है ना, जो हमारा मशरकी माशरा बुनियादी तौर पर उसका जो ढांचा है वो एक खानदानी निजाम के ऊपर ठहरा हुआ है। ठीक है, अब खानदान में मर्द जो है वो हमेशा कफील होता है, वो खाना पीना, रिहाइश, कपड़ा, जूता, हर किस्म की जिम्मेदारी वो खातून की उठाने का जिम्मेदार और पाबंद है। ठीक है, अब इस जिम्मेदारी का एहसास पाते पाते उसके अंदर पोजेसिवनेस यानी काबिजियत उसके अंदर आ गई। अगर ये हमें काबिजियत नहीं, महाफिजियत जिसको कहते हैं ना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव होना, दिस वाज द थिंग जो जज्बा हमें पैदा करना था, काबिज होने का नहीं, महाफिज होने का उसका पैदा करना था। ये हम यहाँ पर जिस वक्त हमने इस लफ्ज को, पोजेसिवनेस को हमने उसके अंदर, मर्द के अंदर डाल दिया कि जब तुम हर चीज की औरत की जिम्मेदारी ले रहे हो, को निकाला कैसे जाए डॉक्टर अस्मा? क्योंकि मर्द तो बहरहाल अक्सर केसेस में, ज्यादातर केसेस में कफील होते ही हैं। अब खवातीन ने भी कमाना शुरू किया है लेकिन वो रेशो, वो एवरेज बहुत कम है। तो ये जो जनरल पोजेसिवनेस है मर्दों के अंदर, इसको क्या एलिमिनेट कैसे किया जाए और जिन सोसाइटीज ने किया है वो कैसे किया है डॉक्टर अस्मा? और क्या वो कोई रिलीजियस सोसाइटीज हैं या सेकुलर सोसाइटीज हैं? देखिए, हम जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हम मुरक्का हैं इस वक्त वेस्ट का भी और अपनी हमारी वैल्यूज अपनी भी हैं, यानी हम चूसू का मुरब्बा है। हाँ बिल्कुल, हम इस वक्त मिक्स, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि वहां की वैल्यूज उठा के यहाँ ले आए, कि हम बिल्कुल ही बेरा रवि का शिकार हो जाएं। हम ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी बेरा रवि चाहिए।
नहीं, हमें वो भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर। हमें अपने अपने महल को, अपने अपने जिम्मेदारियों को संभालना है। जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव होने की बजाय हमें प्रोटेक्टिव होना, दैट इज रियली गुड। अच्छा डॉक्टर अस्मा, ये जो बहरारवी है ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव मामला है। अगर एक शहर के अंदर भाई अपनी बहन को एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अपने क्लास फेलो के साथ बैठकर खाना खाते देख ले, तो आपके ख्याल में ये बहरारवी होगी या नहीं होगी? देखिए मेरी बात सुने, इसके लिए मैं कोई हतमी या हर पे आकर बात थोड़ी कर सकती हूँ कि यही कहना चाह रहा था डॉक्टर अस्मा कि ये फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डेफिनेटली, और आप किसी काम से भी निकले हुए हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अगर आपने हमारे यहाँ तो जैसे आप पहले भी यहाँ बता चुके हैं कि अगर एक खातून किसी से बात ही कर रही होगी तो डेफिनेटली आप उसको गलत ही मतलब दे रहे होंगे। जरूरी नहीं है, और हर इंसान बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा बुखारी हमें ज्वाइन करने के लिए। फातिमा, आप चेयरपर्सन हैं वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, आप क्या समझती हैं कि इन वाकयात को क्या सिर्फ लेजिस्लेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा? फातिमा हेलो, जी फातिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज। मैं कह रहा था कि इन वाकयात को क्या लेजिस्लेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी मर्जी लेजिस्लेशन कर ले वाकयात होते रहते हैं तवातुर के साथ गैरत के नाम पर कत्ल के। फातिमा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत पे जोर देना चाहिए। दूसरा, ऑब्वियसली ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, देखिए लेजिस्लेशन बहुत हो चुकी, पाकिस्तान बाहर मुल्क है जिसमें बहुत ओवर लेजिस्लेशन हो चुकी है। हाँ जी, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और दूसरा ये कि इस तरह के जो केसेस हैं, मैं तो इसको असेंबली में लेके जा रही हूँ बीइंग अ चेयरपर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा चद्दर, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिकदाद, लास्ट कमेंट्स। बिल्कुल अवैस भाई, जैसे इनके कमेंट्स भी तकरीबन यही सेम थे। एक तो हर शोबे को अपना काम करना है। आप देखें, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है तो दूसरी तरफ जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही। आज जजेस को लगा दिया गया कि जाकर चेक करो स्कूलों के अंदर जाके वो नाजरात कैसा पढ़ा रहे हैं, चाहे जज साहब को खुद उनसे कुल हो वल्ला ना आती हो और वो जाकर क्लासेस मॉनिटर कर रहे हैं। तो केस पेंडिंग कर रहे हैं, पेंडेंसी का लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जजेस है वो स्कूलों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर ये सेगमेंट क्लोज करना है। और नाज़रीन, ये सेगमेंट क्लोज करने से पहले एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जब एक भाई अपनी बहन को बताता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है तो बहन मुस्कुरा देती है, खुश होती है, उसके लिए दुआ करती है। लेकिन अगर एक बहन अपने भाई को यही बताती है तो भाई उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक हम कैरी ऑन करेंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। स्टे विद अस। नाज़रीन, 2021 में लाहौर शहर में अब तक 416 अफराद को कत्ल किया गया है और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। और उनमें से जो 416 अफराद कत्ल हुए थे, 87% नाजायज़ असलहे के इस्तेमाल के ज़रिए इन अफराद को कत्ल किया गया। पाकिस्तान में नाजायज़ असलहे का हुसूल इतना ही आसान है जैसे आपने एक चॉकलेट ख़रीदनी हो। मैं कुछ अर्सा पहले मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का मौका मिला, वहाँ पर मुझे नाजायज़ असलहा ख़रीदने का मौका मिला। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस वक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो को इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। कल जो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन हुई है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल है उसे मंजूर करवाया गया है, जिसके बाद ऑपोजिशन ने अभी से इलेक्शन 2023 को मुस्तरद कर दिया है। उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने भी खदशात मौजूद हैं। 2 से 3 लाख IT माहिरीन चाहिए होंगे, 8 लाख मशीनें चाहिए होंगी और 1.5 अरब के करीब सरमाया भी दरकार होगा। ये सब कुछ कैसे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर उस्मान बसरा साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उस्मान बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। उस्मान बसरा साहब, ये बताइएगा कि पिछले दिनों डस्का के इलेक्शन के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के महकमे ने अगवा किया और ये सारी जो प्लानिंग है असिस्टेंट कमिश्नर के घर में फिरदौस आशिक अवान की मौजूदगी में हुई। तो जो हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लेती है वो EVM के जरिए शफाफ इलेक्शन कैसे करवाएगी? उस्मान बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया।
देखिए, आपकी सवाल के अंदर ही मेरा जवाब और हमारी जो हुकूमत की तरफ का लॉजिक है वो बड़ा भरपूर तरीके से पेश कर दिया आपने। देखिए, हम कहते हैं कि ये अपोजिशन जो अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी के नाम से एक छत्तर छांव जमा है, पाकिस्तान की आज़ादी से लेके आज तक, ये हमारे 3 साल निकाल दें, ये बरसर इक़्तिदार रहे हैं, किसी न किसी सूरत के अंदर यही जमातें रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात की तरफ इनका एक कदम नहीं उठा, एक कदम नहीं उठाया। आज तक इलेक्शन कमीशन कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं करवा सका जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का अगर इत्तफाक राय ना हो, लेकिन वो इसका पार्शली कबूल करते हो नताइज को। नंबर 1। अब आपने डस्का की मिसाल दी। देखिए, जब हम कहते हैं कि आरओज़ का और रिटर्निंग ऑफिसर का मामला ठीक नहीं है, जब हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ठप्पा सिस्टम और ये तमाम जो पेटियां हैं और आपके बैलेट बॉक्सेस गायब किए जाते हैं, तो इस इलेक्शन सिस्टम को आप खत्म क्यों नहीं करते? आप क्यों टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं आते? एक तरफ आप कहते हैं कि डस्का के अंदर आप नहीं, उस्मान बसरा साहब, आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट खुद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का के प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने में मुलव्वस है, फिरदौस आशिक अवान असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर में बैठकर इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसे क्यों नहीं मैनिपुलेट करेंगे? खुद आप लोग जो ये तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत बड़ी चार्जशीट है आपके ऊपर, उस्मान बसरा साहब। बिल्कुल ये चार्जशीट नहीं है। ये चार्जशीट नहीं है। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट में कह रहा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया गया। अगर मुझे बोलने में देंगे, अब आपने सवाल कर जी बसरा साहब, मैं आपको बोलने का पूरा टाइम दूंगा, प्लीज। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो आप जरा चले जाइए माजी के अंदर 2016 के अंदर, जब हमने एक 4 हल्कों के ऊपर इंदाज करते हुए इलेक्शन कमीशन कहीं भी कोई मामला नहीं हुआ, उसके ऊपर एक पूरी कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर 70 के करीब बेज़ाब्तगियां हुई हैं 2013 के अंदर, ये आइडेंटिफाई हो गया था। तो मुझे बताइए कि 2016, 17, 18 और इससे पहले भी कोई एक हुकूमत बताएं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर कोई 1 इंच भी काम किया है। अगर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मैं भी आपके सामने पाकिस्तानी होने की हैसियत से सवाल रखता हूं, अगर पाकिस्तान का ये इंतखाबी निजाम जिसके ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को भी इतराजात हैं, जो आरओज़ का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा इतराजात ईवीएम के ऊपर है। अगर आप प्रिजाइडिंग अफसरान को उनका काम करने देंगे तो इलेक्शन शफाफ होगा, अगर आप लोग उन्हें अगवा करेंगे तो इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपकी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको अगवा किया, आप लोगों ने बजाय उस पर शर्मिंदा होने के आपने अपने सीने फख्र से फुला लिए। देखिए, मेरे ख्याल में आप जो इस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, हम यही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है उस इलेक्शन की रिपोर्ट के हवाले से वो, और जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक डस्का का इलेक्शन हुआ है, मुझे बताइए कि पाकिस्तान डस्का के बगल में एक इलेक्शन हुआ वजीराबाद का, वहां पे तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसी को अगवा कर लिया, क्योंकि वहां पे नून लीग जीत गई थी। वहां पे कोई इलेक्शन कमीशन, आप कहना चाह रहे हैं नून लीग के साथ मिला हुआ है? सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि नून लीग के साथ मिला हुआ है, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का शफाफ इनेकाद करवाना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी और एक मेजर जो उसका, और अगर इंतजामिया ताउन ही ना करे, अगर असिस्टेंट कमिश्नर फोन ही ना उठाए, अगर प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन के जो 150 एहलकार है वो खाक इलेक्शन करवाएंगे साफ और शफाफ। देखिए, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान तो नहीं है, कोई मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान तो नहीं है। जिस दिन डस्का का इलेक्शन हुआ, जिसको इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मुतनाज़ा करार दे दिया और कहा पंजाब हुकूमत वहां पे काम नहीं कर रही थी, ताउन नहीं कर रही थी, उसी दिन वजीराबाद के अंदर भी बाई इलेक्शन था, वहां पे वो कह रहे हैं हुकूमत ने पूरा ताउन किया, वहां पे एक भी कंप्लेन नहीं है। तो 2 पंजाब की हुकूमतें हैं, वजीराबाद की हुकूमत पंजाब की अलग है और जो संबड़ियार और डस्का की हुकूमत है वो अलग है। यानी इलेक्शन कमीशन की जो डस्का के मुतालिक रिपोर्ट है झूठ है। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की डस्का के मुतालिक रिपोर्ट हकायक की मुकम्मल तौर पर आईनादारी नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। मुझे पूछे क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वजीराबाद और डस्का के अंदर इलेक्शन के डस्का के दोनों जो बाई इलेक्शन हुए हैं और उसका एक आफ्टर इलेक्शन हुआ, मैं दोनों के अंदर मौजूद था। मैंने नून लीग की वहां पे मौजूदगी और उसकी शिद्दत को भी देखा है। मैंने वजीराबाद के इलेक्शन को मॉनिटर किया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से दोनों इलेक्शन के मॉनिटरिंग को हेड कर रहा था। मुझे इन तमाम चीजों का फर्स्ट हैंड नॉलेज है। आई एम नॉट अ नाइव पर्सन जिसको पता नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 47 से लेके 1947 में ये मेरा मुल्क आजाद हुआ,
ये इलेक्शन जो आप 18 वाला आखिरी इलेक्शन हुआ है, मुझे बताएं कि कौन सी सियासी जमातों ने प्रिडोमिनेंटली इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को मुझे आप ये बताइएगा उस्मान बसरा साहब, दुनिया की जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, बरतानिया है, जर्मनी है, जापान है, इनमें से कहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होते देखी है? पीने का साफ पानी लोगों के पास मयसर नहीं है, डेंगू के स्प्रे के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो अल्ले तलल्ले हैं उनके लिए आपके पास पैसे हैं? जिनको आप सर अल्ले तलल्ले कह रहे हैं ना, बड़ी मादम सर आपके सामने एक बात रखूं, दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसीज पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, वो ईवीएम का इस्तेमाल करके डेवलप बनी है। सर लेट मी कंप्लीट ऑन इट ना। देखिए आपका सवाल है, मेरा जवाब दीजिए ताकि लोगों को, सुनने वालों को मेरा दलील की समझ आए। दुनिया की कोई डेमोक्रेसी, कोई इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलप्ड डेमोक्रेसी के तौर पर पैदा नहीं हुई थी। आप मुझे बताएं कि बरतानिया में जो एक बिहेवियरल साइंस है, जो बिहेवियर है लोगों का मुआशरे के अंदर, क्या वो डस्का के लोगों की तरह का है? क्या वहां मारपीट होती है इलेक्शन के अंदर? क्या डब्बे चुराए जाते हैं? मुझे बताइए कि 2013 के अंदर जब हमने कहा कि ये आरओस का इलेक्शन है और 4 हल्के खोले, नहीं, मुझे ये बताइएगा कि जो नीयत जो होती है, अगर साफ नीयत हो तो पेपर के ऊपर भी सही इलेक्शन हो जाता है, और अगर बदनीयती हो तो ईवीएम के ऊपर भी साफ इलेक्शन नहीं होगा। जो लोग डब्बे चुरा सकते हैं वो ईवीएम को हाईजैक नहीं कर सकते उस्मान बसरा साहब? सर मैं आपके सामने रख रहा हूं ना जी। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का एक इलेक्शन 1947 से लेके 2018 तक मुतनाज़े है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन किसी भी एक इलेक्शन का इनेकाद करवाने में नाकाम रहा है। जो प्रिडोमिनेंटली जमातें उसके इलेक्शन के रिजल्ट्स को माने, वो था ठप्पे का और पेपर बैलेट का इलेक्शन। अगर आज तक पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं करवाया गया तो क्या इस तरीकाकार को तब्दील नहीं होना चाहिए? आप बजाय इसके कि प्रिजाइडिंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के ऊपर से सरकारी दबाव को खत्म करें, आप उस निजाम को ही तब्दील करने जा रहे हैं। अगर एक ट्रैक के ऊपर ट्रेन नहीं चली तो दूसरे ट्रैक के ऊपर कैसे ट्रेन चलेगी? अगर एक मेथड के अंदर करप्शन है तो दूसरे मेथड के अंदर करप्शन क्यों नहीं होगी? उस्मान बसरा साहब, आप सर देखिए मसला क्या है। मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपकी तमाम सवालत जो है ना जी, वो एक ही तर्ज के ऊपर है कि आखिर ये ईवीएम की मशीन को क्यों लेके आए। देखिए इसको अंडरस्टैंड करें, इसके बिहाइंड जो है प्रूडेंस क्या है, पॉलिटिकल प्रूडेंस क्या है। पॉलिटिकल प्रूडेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक खास किस्म का इलेक्शन जो ठप्पे का और पर्ची का इलेक्शन है, वो मतलूबा रिजल्ट नहीं दे सकता। नहीं, फौज की मौजूदगी में ठप्पे कैसे लग सकते हैं? सर सुन तो लीजिए। उस्मान बसरा साहब, इतनी हाई सिक्योरिटी में इलेक्शन के सामान की तरसील की जाती है, फौज उसकी निगरानी कर रही होती है, कैसे लग सकते हैं ठप्पे? मैंने सर जब वजीर आला थे आपके शहबाज शरीफ साहब और यहाँ इलेक्शन हुआ आपके हाफजाबाद के अंदर, वो गालबन तब पीपी 107 था, अभी वो हल्का चेंज हो गया नंबर उसका। हमने नून लीग के कैंडिडेट की गाड़ी से 7,500 जाली वोट ठप्पा लगे हुए पकड़े थे और मीडिया को दिखाए थे। आपके जरदारी साहब ने कहा कि ये आरओस का ठप्पों का इलेक्शन है। मौलाना फजलुर रहमान ने 2013 के इलेक्शन को रिजेक्ट किया। इसी इलेक्शन को 2008 के अंदर नवाज शरीफ ने रिजेक्ट किया। इसी ईवीएम को, ईवीएम किसका ब्रेन चाइल्ड है? जरा मैं आपके प्रोग्राम में लोगों के सामने रखूं, ईवीएम किसका ब्रेन चाइल्ड है? आपको मालूम है ईवीएम किसका ब्रेन चाइल्ड है? ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ब्रेन चाइल्ड है। 2011 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ईवीएम का आइडिया लेके आए और पार्लियामानी कमेटीज जो आपकी मरकजी आपकी जो पार्लियामान है वहां नेशनल असेंबली के अंदर भी और नीचे भी शदो मस्जिद की वकालत करते रहे। 2019 तक यही इलेक्शन कमीशन। आखिरी सवाल उस्मान बसरा साहब के, भारत के पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के बगैर ही तमाम सियासी जमातें इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर एग्री हो जाती हैं? मैं आपकी खिदमत में ये रखूं कि या तो हमें हर चीज के अंदर भारत का कंपैरिजन करना चाहिए और भारत के अंदर यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इससे बुरी हालत के अंदर काम करती रही हैं और ईवीएम के ऊपर जो 36 एतराजात इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे उन 36 का जवाब दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी कह रहे हैं ईवीएम को हतमी एक ऐसी प्रोटोटाइप मशीन नहीं बनी। हम कह रहे हैं कि तमाम जो जमातें हैं जो असल में पाकिस्तान के अंदर बादुनवानी के इलेक्शन की सुर्खेल हैं और बेनिफिशियरी हैं, हम उनसे कह रहे हैं आइए बैठिए, अगर ठप्पे का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर। अब अगर ऑपोजिशन ने ईवीएम को मुस्तरद कर दिया है तो आप ये वन साइडेड इसको इन्फोर्स करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और जो जमहूरियत के अंदर फैसला करने की असल में सलाहियत भी रखती है और मैंडेट भी रखती है, उसके साथ पाकिस्तान तो 2023 में आप लोग अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे? आपके खिलाफ कोई जमात नहीं होगी?
सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि ये जमहूरी सिस्टम है, जहां बंदों को गिना करते हैं कि तोला करते हैं। ये आपको खूब मालूम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कल उसने पार्लियामान के अंदर अपनी अद्दी बढ़ती यानी कि लोगों के वोट की ताकत से इस कानून को लेके आई है, जिसके पीछे लोगों के वोट खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की अक्सरियती वोट। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान बसरा साहब कह रहे थे कि वोटों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, और अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी वो वोटों को गिनेगी नहीं बल्कि तोलेगी। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। नाज़रीन, लाहौर शहर में जो 416 कत्ल हुए इस साल, उसमें 87% केसेस के अंदर नाजायज़ असलहा इस्तेमाल किया गया है। ये नाजायज़ असलहा लोगों के पास पहुंचता कैसे है, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग इशू है, बर्निंग इशू है, जिससे हल करने की, रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद, कितना आसान है लाहौर में एक शहरी के लिए नाजायज़ असलहा हासिल करना? जी बिल्कुल अवैध। लाहौर में अगर आप नाजायज असला फरोख्त करने की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें बिलखसूस ये जो है, अगर आप ये लाहौर शहर में दाखिल हों, जो बत्ती वाला चौक कहलाता है, यहाँ पर आ गए हैं तो रावी रोड है, इसके दोनों तरफ जो है असले की डीलर्स की दुकानें हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ और ऐसे मकामात हैं जहाँ पर असला डीलर्स है जो गैर कानूनी तौर पर जो है असला की फरोख्त जो है वो धड़ल्ले से करे। इस हवाले से चंद तो ये इलाके की जो पुलिस होती है उससे पता होता है शाहिद रिजवी? जी बिल्कुल, जो थाना मकामी होता है उसके एक इल्म में होता है। ये रजिस्टर्ड जो है असला फरोख्त इनके पास है, लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये असले की फरोख्त जो है गैर कानूनी असले की वो ज्यादा करते हैं। उसमें जो गैर कानूनी असला फरोख्त करते हैं उसका रिकॉर्ड जो है रजिस्टर पे नहीं करते, ना कंप्यूटराइज इसको सिस्टम में चढ़ाया जाता है कि अगर मैं हूं, मुझे कोई पिस्टल की जरूरत है या किसी बड़ी गन की जरूरत है तो मैं इनसे राब्ता करता हूं, तो ये मुझे बासानी जो है इलाका गैर से जो भी मैं इनको ममनुआ वोट की। अच्छा मिक़दाद, मुझे एक बात बताइएगा कि रियासत लोगों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो देती नहीं है, जो असलहा लाइसेंस है उसका हुसूल भी मुश्किल बना दिया है, जिसकी वजह से लोग राग़िब होते हैं नाजायज़ असलहा खरीदने की जानिब। मिक़दाद बिल्कुल असल में नेशनल एक्शन जब प्लान बना था तो उसमें ये इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया गया था कि हम जो गैर कानूनी असला है इसके तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे, और इसी जो है मामले में जो है कोशिश भी की गई कि डिजिटलाइजेशन की जाए असले की, बायोमेट्रिक किया जाए, जिसने असला लेना है या जिसने अपने पास असला रखना है, और खुसूसन ममनुआ बोर के जो असला है वो किसी के पास ना हो अनटिल अनलेस के उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। इस किस्म के इक़दाम उठाए भी गए और लोगों को जो है वो लाइसेंस के हसूल में एक प्रोसेस के ज़रिए से गुजरने का कहा गया। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, जैसे कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि शहर में भी और हमारे इलाका गैर में भी, और आप केपी में या किसी और बॉर्डर एरिया में चला जाएं तो वहाँ पर आप पैसे देकर आ जाएं, आपके घर में जो सा वो चीज़ वो अवेलेबल होगी। ये एक आम जो है बात है, इसके मतलब ये कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है, यानी एक जो है फैक्ट है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमारे पास आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 का था, 2015 में हमने लॉ को अमेंड किया, उस लॉ के बड़े ज़बरदस्त रूल्स बनाए, लेकिन आज भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के सिचुएशन आप देख रहे हैं कि थानों को पता होता है कहाँ पर जो है वो असला मौजूद है। जो लोग नाजायज़ असला रखते हैं मिक़दाद, वो एक बड़ा ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमें कोई मारने आएगा या हमारे प्यारे को कोई मारने आएगा तो वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमारे पास लाइसेंसी असला है या अनलाइसेंस असला है, वो तो हम पर अटैक करेगा और हमें उस वक्त हर कीमत पर अपने आप को डिफेंड करना है। जब रियासत डिफेंड नहीं कर रही तो एक आम आदमी के पास क्या चारा रह जाता है बजाय इसके कि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में धक्के खाता फिरे। मिक़दाद बिल्कुल, ये बेसिकली एक वैलिड रीज़न है कि आपको असला लाइसेंस के साथ रखने की इजाज़त दी गई है अगर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए एक असलहा चाहिए, और इसका प्रोसेस बेहतर बनाना चाहिए, हसूल जो है वो आसान करना चाहिए, ताकि जो लोग इस किस्म की प्रोटेक्शन के इशूज़ हैं जिनको वो इससे फ़ायदा उठा सकें, ना कि उल्टा उनका नुकसान
नुकसान भी हो, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड ना हो, और फिर वो उनको एक लास्ट क्वेश्चन, अगर एक शख्स सेल्फ डिफेंस में अपने आप को या अपने किसी प्यारे को बचाने के लिए नाजायज असलहे से किसी डाकू को कत्ल कर देता है तो उसे क्या सजा होगी मिकदार? इसमें कम से कम सजा जो उनसे नाजायज असलहे के इस्तेमाल में जो है कम से कम सजा 7 साल, और सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा वो लागू नहीं होगी यहाँ पे? सेल्फ डिफेंस के अलावा जो गैर कानूनी असलहे को रखना है, उसको इस्तेमाल करना, वो गैर कानूनी है ऑब्वियसली। वो तो ये तो ब्लैक कॉमेडी है मिकदार। अब ऑब्वियसली जो भी गैर कानूनी अमल होगा उसकी एक नाज़रीन, मिकदाद ने और शाहिद रिजवी ने जिस तरह से आपको बताया कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है और रियासत आपको डिफेंड नहीं करने आती और आप एक असलहा कहीं से प्रोक्योर करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को बचा तो लेंगे, लेकिन 7 साल के लिए आपको जेल ज़रूर जाना पड़ेगा। ये है रियासत की जानिब से इम्पोज्ड ब्लैक कॉमेडी। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।